उत्सव की हलचल थी। भीड़ के बीच एक साधारण सी स्कूटी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस पर बैठी महिला के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी आंखों में एक बहन का स्नेह और दिल में अपने भाई से मिलने की खुशी थी। उसने सोचा, पहले एक सुंदर सी राखी चुन लूं, फिर भाई के लिए मिठाई ले लूंगी, फिर जल्दी से घर पहुंचकर उसे राखी बांध दूंगी। वह स्कूटी को एक मिठाई की दुकान के पास रोककर धीरे से उतरी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि दुकान के सामने अलग अलग डिजाइन की राखियां रखी हैं। वह ध्यान से देखने लगी। तभी अचानक गली के मोड़ से एक तेज सायरन की आवाज गूंज उठी और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। लोगों ने इधर उधर देखना शुरू किया। कुछ दुकानदार जल्दी से अपनी चीजें समेटने। यह मासूम सा चेहरा एक ऐसा तूफान बन जाएगा जो पूरे शहर को हिला देगा। तभी अचानक सायरन की कड़क आवाज और मोटे जूतों की धमक के साथ एक दरोगा 4 सिपाहियों को लेकर वहां पहुंचा। उसकी आंखों में घमंड और आवाज में जहर था। वह दुकानदारों को डांटते हुए भीड़ हटाने लगा और फिर उसकी नजर उस महिला पर पड़ी जिसे उसने आम लड़की समझ लिया। वह ऊंची आवाज में चीखा, बदतमीजी की और एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। अगले ही पल जो हुआ उसने उस दरोगा की पूरी जिंदगी बदल दी और चारों सिपाहियों की भी। लेकिन असली सच ये है कि उस एक पल में आखिर क्या हुआ जिसने कानून और अन्याय के बीच की दीवार तोड़ दी। यह आपको पूरी कहानी सुनकर ही पता चलेगा। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की सच्ची और झकझोर देने वाली कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। और बताइए कि आप कहां से यह कहानी देख रहे हैं और आपको यह अंदाज कैसा लग रहा है। अब तैयार हो जाइए क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होता है। रक्षाबंधन का दिन था। बाजार की गलियों में चारों तरफ रंगीन राखियों की लड़ी हवा में लहरा रही थी। मिठाई की दुकानों से उठती ताजा जलेबियों और लड्डुओं की खुशबू, हर की आवाज के साथ मोटे जूतों की धमक पास आती गई और कुछ ही पलों में एक लंबा चौड़ा दरोगा 4 सिपाहियों को लेकर वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। आंखों में अकड़ और आवाज में रौब था। उसने आते ही ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, क्या मेला लगा रखा है यहाँ? ये सड़क है या बाजार? सब हटो यहाँ से। इधर उधर हटने लगे पर माहौल में डर और खामोशी छा गई। वह दरोगा बाजार का जायजा लेकर देख रही थी। उसने सोचा, यह कोई आम लड़की है, भीड़ में खड़ी है तो इसे भी डांट दो। उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे सुनो तुम स्कूटी वाली, इसे यहां बीच में क्यों खड़ा किया है? हटाओ इसे। अभी महिला ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, तुम खड़ी होकर मिठाई खरीद रही हो, चलो साइड में हटो। लेकिन महिला ने अपनी जगह से हटने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। उसने बस हल्के से मुस्कुराकर कहा, आप आराम से निकल जाइए, मैं भी जल्दी निपटा दूंगी। इस पर दरोगा का चेहरा लाल हो गया। उसने सोचा, इस भीड़ में मेरी बात काट रही है तो इसे सबक सिखाना पड़ेगा। उसने बिना कुछ और कहे सीधे आगे बढ़कर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग चौंक गए। उसने धीरे से स्कूटी का स्टैंड उठाया और अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर दरोगा की आंखों में सीधा देखा। उसकी नजरों में न कोई डर था न कोई हिचकिचाहट, वहां सिर्फ एक सख्त चेतावनी थी। दरोगा ने सोचा, ये लड़की डर क्यों नहीं रही है? उसने फिर से ऊंची आवाज में कहा, क्या देख रही हो, निकलो यहां से। लेकिन तभी महिला ने अपने बैग से कुछ निकाला और उसे सीधा दरोगा के सामने लहराया। उसने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महिला ने गहरी सांस ली और ठंडी लेकिन तेज आवाज में कहा, अब बताओ दरोगा जी, आपने किस अधिकार से एक आईपीएस अधिकारी को थप्पड़ मारा है? दरोगा हकलाने लगा, साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन महिला अब रुकने वाली नहीं थी। उसने एक इशारा किया और तभी वहां मौजूद भीड़ से 2 युवक आगे आए जो दरअसल उसके साथ निगरानी में थे। महिला ने कहा, भीड़ को हटाओ और इन 5 को यहीं रोको। दरोगा के साथ 4 सिपाही खड़े थे जिनके चेहरों पर भी अब डर साफ था। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। अरे ये तो आईपीएस हैं। और उसने दरोगा को थप्पड़ मारने की हिम्मत कर दी। अब तो इसकी खैर नहीं। महिला ने दरोगा की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने सोचा होगा एक आम लड़की से बदतमीजी कर लोगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम था। आज तुम्हें ऐसा सबक मिलेगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। उसने अपने फोन से थाने को कॉल किया और कुछ ही पलों में 2 गाड़ियां वहां आकर रुकी। उनमें से पुलिसकर्मी उतरे जो सीधे उसके आदेश में थे। महिला ने कहा, इन सबको हिरासत में लो और पूरा मामला दर्ज करो। दरोगा ने हाथ जोड़कर कहा, साहब गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन महिला की आंखों में जरा भी नरमी नहीं आई। उसने कहा, कानून का अपमान करने वालों को माफी नहीं मिलती, खासकर जब वह खुद कानून के रखवाले हों। चारों तरफ लोग खड़े थे। कुछ लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे थे और कुछ धीमी आवाज में इस घटना की चर्चा कर रहे थे। दरोगा और उसके सिपाहियों को हथकड़ी लगाई गई और गाड़ी में बैठा दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल तूफान तो अब शुरू होने वाला था।
क्योंकि महिला को यह एहसास हो चुका था कि इस शहर में सिर्फ एक दरोगा ही नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ा पूरा तंत्र भ्रष्टाचार और अत्याचार का गढ़ है जिसे गिराना होगा, और उसके लिए उसे ऐसे ऐसे कदम उठाने होंगे जो पूरे सिस्टम को हिला दें। और अब वह कदम उठने ही वाले थे। दरोगा और उसके चारों सिपाहियों को हथकड़ी लगाकर जैसे ही पुलिस की गाड़ियों में बैठाया गया, बाजार में खड़े लोगों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। कुछ की आंखों में राहत थी तो कुछ के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। दरोगा कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। वह वर्षों से इस शहर में अपनी मनमानी चला के रूप में खड़ी थीं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर आग जल रही थी, क्योंकि वह जानती थीं कि यह सिर्फ एक दरोगा का मामला नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की सड़ांत का नतीजा है। दरोगा की गिरफ्तारी के बाद जैसे ही गाड़ियां रवाना हुईं, आर्या ने अपने 2 विश्वसनीय जवानों को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, इस मामले की जड़ तक जाना होगा। यह सिर्फ एक थप्पड़ और गिरफ्तारी से खत्म नहीं होगा। हमें सबूत चाहिए। पूरे गिरोह के खिलाफ जवानों ने सिर हिलाकर हामी भरी और भीड़ को धीरे धीरे छांटने लगे। आर्या ने स्कूटी उठाई, लेकिन अब उनके कदम बाजार से सीधे थाने की ओर मुड़ गए। रास्ते भर उनके दिमाग में पिछले कुछ जैसी घटनाएं दर्ज थीं। इन सब में दरोगा का नाम बार बार आता था, लेकिन हर बार मामला दबा दिया जाता था। थाने पहुंचते ही उन्होंने सीधे रिकॉर्ड रूम का ताला खुलवाया और सभी केस फाइलें निकलवाईं। उन्होंने एक एक फाइल पढ़ना शुरू किया और जल्द ही समझ आ गया कि दरोगा के पीछे सिर्फ उसका अपना लालच नहीं, बल्कि एक पूरी चेन है जो ऊपर तक फैली हुई है। इसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, 2 बड़े नेता और कुछ व्यापारी शामिल हैं, जो मिलकर पूरे शहर पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। आर्या ने गहरी सांस ली और मन ही मन तय कर लिया कि अब इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। लेकिन खेल खत्म करने के लिए उन्हें चालाकी से काम लेना था, क्योंकि अगर जरा सी भी खबर बाहर गई तो यह पूरा गिरोह सक्रिय होकर सबूत मिटा देगा। अगले ही दिन आर्या ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही विजय को बुलाया। विजय बचपन से ही तेज और चुपचाप काम करने वाला था। उसने कई बार गुप्त ऑपरेशन में सफलता पाई थी। आर्या ने कहा, विजय, तुम्हें इस मामले में सबसे अहम काम करना होगा। दरोगा के घर और ठिकानों की पूरी निगरानी रखनी है। उसके मोबाइल, आने जाने वाले लोगों और हर लेन देन की खबर मुझे चाहिए। विजय ने तुरंत हामी भरी और काम में लग गया। इधर आर्या ने थाने में बैठे बैठे दरोगा से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वह चुप रहा, लेकिन जब आर्या ने उसके सामने उसकी ही लिखी हुई फाइलें और कुछ गवाहों के बयान रखे तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया और कबूल किया कि वह हर महीने अलग अलग इलाकों से लाखों रुपए वसूलता था, जिसमें से एक हिस्सा वह खुद रखता था और बाकी ऊपर तक पहुंचाता था। आर्या ने उससे पूछा, ऊपर कौन है? लेकिन वह इस सवाल पर चुप हो गया। आर्या ने महसूस किया कि उसे तोड़ने के लिए एक और चाल चलनी होगी। अगले दिन उन्होंने शहर के सबसे पुराने और विश्वसनीय पत्रकार को अपने ऑफिस बुलाया। पत्रकार का नाम महेश था। वह सच के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए जाना जाता था। आर्या ने महेश को पूरा मामला बताया और कहा कि हमें इस खबर को बाहर भी करना है, लेकिन अभी नहीं सही, समय आने पर, ताकि सबूत मजबूत हो। महेश ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस पर नजर रखूंगा। उधर विजय की निगरानी का नतीजा भी आने लगा। उसने रिपोर्ट दी कि दरोगा का एक खास आदमी रात के अंधेरे में एक पुराने गोदाम में आता जाता है और वहां कुछ गुप्त मीटिंग होती है। आर्या ने तय किया कि अब अगला कदम वहीं होगा। उन्होंने विजय और 3 और भरोसेमंद पुलिसकर्मियों को चुना और रात में सादी वर्दी में गोदाम के पास पहुंच गईं। दूर से उन्होंने देखा कि अंदर लाइट जल रही है और 5-6 लोग मेज के चारों ओर बैठे कुछ कागजों और पैसों के बंडलों के साथ लेन देन कर रहे हैं। आर्या ने इशारा किया और टीम ने गोदाम को घेर लिया। दरवाजा तोड़कर जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, वहां मौजूद लोग हड़बड़ा गए। एक ने भागने की कोशिश की, लेकिन विजय ने उसे दबोच लिया। मेज पर रखे पैसों और कागजों में वह सबूत थे जो पूरे गिरोह को बेनकाब कर सकते थे। आर्या ने तुरंत सब कुछ जब्त किया और सभी को हिरासत में ले लिया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, एक काली गाड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ी। उसमें से 2 लोग उतरे, जिनकी आंखों में साफ डर और गुस्सा था। उनमें से एक ने कहा, आर्या जी, आप बहुत आगे बढ़ रही हैं। यह खेल आपके बस का नहीं है। लेकिन आर्या ने बिना डरे कहा, अब यह खेल खत्म होगा, और वह भी आपके नियमों पर नहीं। मेरे नियमों पर गाड़ी के लोग वापस चले गए। लेकिन आर्या जानती थी कि यह सीधी चेतावनी थी। अगले दिन शहर में हलचल मच गई। अखबारों और गलियों में चर्चा थी कि आईपीएस आर्या ने एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। लेकिन असली बात अब भी बाहर नहीं आई थी, क्योंकि आर्या चाहती थी कि सभी बड़े नाम एक साथ फंसें। उन्होंने गिरफ्तार लोगों से और पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे एक के बाद एक नाम सामने आने लगे।
और यह साफ हो गया कि इस पूरे गिरोह का सरगना शहर का एक बड़ा नेता है जो खुद को जनता का मसीहा बताता है, लेकिन असल में हर गंदे काम में शामिल है। आर्या ने तय किया कि अब इस नेता को रंगे हाथ पकड़ना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए गुंडों की पूरी फौज थी और वह बहुत चालाक था। आर्या ने योजना बनाई कि वह राखी के बाद होने वाले एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में उसे पकड़ेंगी, जहां वह नकली चैरिटी के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलने वाला था। इसके लिए उन्होंने अपने गुप्त दल को पहले से भीड़ में भेजा और खुद भी सादे कपड़ों में वहां पहुंची। मंच पर नेता बड़े बड़े भाषण दे रहा था, भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन आर्या की नजर सिर्फ उस तंबू पर थी जहां पैसे के लेन देन हो रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे उस ओर बढ़ना शुरू किया। तभी उनके कान में विजय की आवाज आई, मैडम, पैसे का बंडल अभी अंदर जा रहा है। आर्या ने इशारा किया और पलक झपकते ही पूरी टीम ने तंबू को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि नेता का खास आदमी पैसों की गिनती कर रहा है और वहीं एक रजिस्टर में हिसाब लिखा जा रहा है। आर्या ने वह रजिस्टर हाथ में लिया और देखा कि उसमें कई बड़े नाम दर्ज हैं। उन्होंने तुरंत सबूत जब्त किए और बाहर आकर माइक पर भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आज से इस शहर में किसी से जबरन वसूली नहीं होगी और यह मेरा वादा है। भीड़ में तालियां गूंज उठीं, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी क्योंकि जिस नेता का नाम सामने आया था वह अब चुप नहीं बैठने वाला था और आर्या जानती थी कि अगला हमला सीधे उन पर होने वाला है। नेता का नाम सामने आने के बाद पूरे शहर में जैसे तूफान आ गया था। अखबारों में खबरें छपने लगीं, गलियों में कानाफूसी होने लगी और पुलिस विभाग के भीतर भी बेचैनी फैल गई, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने खुलेआम इस नेता के काले कारोबार को चुनौती दी थी। आईपीएस आर्या को पता था कि अब खेल और खतरनाक होने वाला है, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, इस बार वह पीछे नहीं हटेंगी। गिरफ्तारी के दूसरे दिन सुबह ही उनके घर के बाहर एक संदिग्ध काली गाड़ी देखी गई जो देर रात तक वहीं खड़ी रही, लेकिन जैसे ही पुलिस गश्ती दल वहां पहुंचा वह गायब हो गई। आर्या ने इसे सीधी चेतावनी समझा और अपने घर के सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए। उन्होंने अपने छोटे भाई से भी कहा कि अगले कुछ दिनों तक घर से बाहर कम निकले, क्योंकि वह जानती थी कि बदला लेने के लिए दुश्मन किसी को भी निशाना बना सकते हैं। उधर विजय लगातार निगरानी में लगा था। उसने रिपोर्ट दी कि नेता के घर पर लगातार अलग अलग गाड़ियां आ रही हैं और अंदर बैठकों का दौर चल रहा है। आर्या ने अंदाजा लगा लिया कि यह लोग अगला वार करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वह वार किस तरह होगा यह अभी साफ नहीं था। इसी बीच एक दिन थाने में एक बुजुर्ग महिला रोते हुए आई। उसने बताया कि उसके बेटे को बिना किसी वजह के नेता के गुंडों ने उठा लिया है और अब उसके बदले मोटी रकम मांगी जा रही है। आर्या ने बिना वक्त गंवाए विजय को साथ लिया